हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेहा गुड मॉर्निंग, शशि गुड मॉर्निंग, मूलचंद जी गुड मॉर्निंग, प्रिंस गुड मॉर्निंग, पूजा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग भाई? मेरी आवाज़ वगैरह आप सबको आ रही है? हाँ, नहीं बोल रही हूँ मैं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार भाई यस कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में जल्दी से। ठीक है, ओके ओके ओके, मतलब सब वेल एंड गुड है ना? ठीक है, चलिए। तो भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक टीचिंग चैनल पे। आप लोग पहले अपने हालचाल बताओ कि 2 दिन में आपने क्या किया। सैटरडे और संडे में आपने जो भी आपके छूटे हुए वीडियोस थे वो आपने देखे या खाली मौज काटते रहे? हाँ, जीन पियाजे, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कवर करी कि नहीं कवर करी? अंजलि गुड मॉर्निंग। अगर अभी तक नहीं की हैं देन उनको प्लीज़ कवर कर लो, और जो टेक्स्ट बुक टीचिंग पे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो भाई मैं आपके साथ में कवर कर दी, दैट्स ग्रेट। चलो, है ना? तो सुपर कोचिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। टेक्स्ट बुक जब आप डाउनलोड करते हैं देन एक आपको फीचर मिलता है सुपर कोचिंग का। सुपर कोचिंग पे फीचर पे जब आप जाते हैं देन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। ओके, सीटेट की तैयारी के लिए या आपके कोई नॉन टीचिंग एग्जाम है तो उनकी भी तैयारी के लिए। ओके, तो आप लोग जल्दी से पहली बात तो टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करो अगर अभी तक नहीं किया है। सागर गुड मॉर्निंग। ठीक है, और सुपर टीचर्स के साथ में अपनी तैयारी को आप लोग कंप्लीट करिए। तो भाई सीटेट के लिए अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए तो वो टेक्स्ट बुक ही है। क्यों है? उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको भाई मॉक टेस्ट मिलते हैं। ओके, 24,000 प्लस मॉक टेस्ट, 100 प्लस मॉक टेस्ट हैं आपके, और 250 प्लस स्टडी नोट्स आपको मिल जाते हैं हर एक टॉपिक के प्रॉपर तरीके से। ओके, और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बढ़िया टीचर आपको मिलते हैं, टॉप फैकल्टीज़ आपको मिल जाती हैं यहाँ पर इंडिया के, जिनके साथ में आप सीटेट की तैयारी करेंगे और पहली बार में आप अपने सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा सागर कॉल आई थी, चलो बढ़िया बात है ना? कोड मोनिका 20 मत भूलिएगा। ठीक है, आइए। तो बाकी अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के साथ में जुड़ करके और मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं देन आप लोग सुपर कोचिंग को भी परचेज कीजिए, कोड लगाइएगा मोनिका 20, जिससे आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट ऑन सुपर कोचिंग। ओके, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए और खुद भी इसका लाभ उठाइए, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, स्टडी नोट्स आपको मिल जाते हैं, डाउट क्लासेस आपको मिल जाती है। ओके, तो भाई जल्दी से आ जाओ और एक बार आप क्लास को शेयर कर दो, फिर मैं स्टार्ट करूँगी, है ना? क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ जल्दी से, है ना? शेयर करना भी ज़रूरी है क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, एज यू नो। जल्दी से शेयर कर दो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी एक बार मैं भी आप लोग तक पहुंचा ही देती हूँ। चलो ठीक है मैम, आप नाश्ता कराई हैं? मोए ना मिलो नाश्ता वास्ता बेटा, ऐसी किस्मत कहाँ कि 10 बजे सुबह मम्मी के हाथ का नाश्ता वास्ता मिल रहा है, मतलब चाय पोहा है। ये अभी ऐसी कोई किस्मत नहीं है, ठीक है? हाँ, तो भाई हाँ, तो मैं आपको अपनी क्लासेस के बारे में पहले बता दूं। मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती हैं सुबह 10 बजे। ओके, ये टाइम आप लोग याद रखिए। सैटरडे संडे ऑफ रहता है
और बाकी टेक्स्ट बुक ऐप पर मेरी प्रैक्टिस एंड पेड क्लासेस आपको मिलेंगी। प्रैक्टिस क्लासेस जो कि फ्री है, एकदम 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 कोई चार्जेस नहीं है इनका। ये 1:30 PM होती है। यहाँ पर मैं उसी के MCQs आपको कराती हूँ जिस टॉपिक को मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जय हिंद भाई, गुड मॉर्निंग। प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग मुझे बताते चलेंगे। पहले मेरा आपसे सवाल है कि भाई NCF 2005 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, NCF का फुल फॉर्म क्या है, बता दो जल्दी से। चलो NCF का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बता दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो सब लोग और फिर मैं आगे बढ़ूं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है दिव्या, वेरी गुड। सिद्धि ने भी किया है, शशि ने भी किया हुआ है, पूजा ने भी लिखा है, दिव्या है, नेहा है। ठीक है, तो भाई NCF का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ओके, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेडागॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो या आपका स्टेट टेट हो, वहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मिलते हैं। DSSB KVS इनमें भी सीटेट के इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को आपको पूर्ण रूप से कवर कर लेना है और बढ़िया तरीके से कवर कर लेना है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलो तो मैं लिख देती हूँ भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग श्रीराम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले। नीरज, ड्रीम गर्ल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा सुपर टेट भी, उसमें भी NCF टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, RTX से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, तो ये मत समझो। आइए तो स्टार्ट करते हैं NCF 2005 को। पहला नहीं, अभी तो दूसरा हो गया। NCF 2005 के बारे में हम बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, रिंकेश, मैंने 1:30 बजे क्लास ली थी लेकिन वो थोड़ी डिले हो गई थी ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। ओके, क्लास है वहाँ पे। हाँ, NCF कितने आए हैं, है ना, ये आप मुझे बताइए कि अब तक टोटल कितने NCF आए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। गुड मॉर्निंग किरण, जल्दी से भाई एक बार बता दो। कितने NCF आए हैं अब तक, कौन कौन बताएगा, बोलो, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, पहले मैं देख लूँ आप लोगों का कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखो भाई, लिखो जल्दी जल्दी। 1975 में, 1988 में, 2000 में, ठीक है, देन हम बात करेंगे 2005 के बारे में, ठीक है, 3। हाँ, मतलब इससे पहले 3 आ चुके हैं और ये 4th NCF है जिसको हम डिस्कस करेंगे और जहां से आपके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ओके, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। NCF की शुरुआती चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो उन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा आकर के। देखिए, NCF 2005 जो आपका है, ठीक है, वो लेटेस्ट करिकुलम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में कोई पॉलिसी या कोई करिकुलम नहीं आया था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो वो अभी लेटेस्ट करिकुलम है, सॉरी लेटेस्ट पॉलिसी है, तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपकी हो जाती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब NCF 2005 जो आपका है, ठीक है, इसकी मूल प्रेरणा कहाँ से ली गई है, NCF 2005 की मूल प्रेरणा कहाँ से ली गई है, ये मुझे कौन बताएगा, किसी को पता हो तो बताओ भाई। NCF 2005 की मूल प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो भाई ये ली गई है रविंद्रनाथ टैगोर, इनका एक लेख था जिसका नाम है सभ्यता
एवं प्रगति। ठीक है, तो भाई इसका मूल प्रेरणा यहाँ से लिया गया है। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है तो यही वो आपका प्रश्न बनेगा कि भाई किसके लेख से लिया गया है और वो कौन सा लेख था जहां से एनसीएफ 2005 को लिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एनसीएफ 2005 की एक संचालन समिति थी, स्टीयरिंग कमेटी थी। ओके, तो भाई इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल जी। ओके, ये कुछ पॉइंट ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फैक्चुअल में आपसे अगर पूछ दिया जाता है इन केस, देन हमको पता होनी चाहिए ये चीज़ है। ओके, वो गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो प्रोफेसर यशपाल जी आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए 35 मेंबर थे इसमें। ठीक है, इस कमेटी में 35 मेंबर थे, लेकिन 3 मेंबर इसमें एनसीईआरटी के भी रहे हैं, इसलिए टोटल नंबर्स कितने हो गए? तो 38 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो 38 मेंबर्स थे आपके इस कमेटी में। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का कोई डाउट है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये निकला कहाँ से है, ओके, किस बैठक से निकला है या कब आया है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। भाई एक सेकेंड, एनसीएफ 2005, अच्छा कोई बता सकता है मुझे कोई डेट, मतलब किस कौन सी बैठक हुई थी जहां से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की स्टार्टिंग हुई? बोलो भाई। 14 to 19 जुलाई 2004। ठीक है, एनसीईआरटी की एक बैठक हुई थी, वहां से निकला है आपका ये एनसीएफ 2005। ठीक है, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आपका है, ये भारतीय संविधान में जो भी 22 भाषाएं आपको दी गई हैं उन सभी में इनका अनुवाद किया गया। ठीक है, जो भी 22 भाषाएं दी गई हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या अंग्रेजी भी इन 22 भाषाओं में से है? प्लीज आंसर कीजिए जल्दी से, बोलो। खुश रहो निशी। हाँ, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सोनी, गुड मॉर्निंग। आवाज़ धीमी आ रही है मेरी? हाँ, या आवाज़ वगैरह क्लियर है? बोलो एक बार, वॉइस वगैरह क्लियर है ना सबको? हाँ, तो ये चीज़ें आपसे मैंने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हम वापस स्लाइड, अभी मैं एक बार मैं बैक कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप लोग ले लो। ओके, इन केस अगर आपको नीड हो तो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, अंग्रेजी नहीं इसमें ऐड थी। ठीक है, नो, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं सीधे सीधे। तो भाई अब ध्यान दीजिए आकर के यहाँ पर, जो एनसीएफ 2005 है आपका, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग के अगेंस्ट आंदोलन रहा है, रट्टा मारने के खिलाफ ये रहा है। क्यों रट्टा मारने के खिलाफ रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए आकर के, जब हम किसी चीज़ को रोट लर्निंग कर लेते हैं, रोट लर्निंग का मतलब ही है कि ब्लाइंड लर्निंग है ना, मतलब ना वो चीज़ हमको समझ में आई, ना उस चीज़ को हमने समझने की कोशिश करी। तो बिना समझे हुए किसी चीज़ को जब हम क्या करते हैं, लाइन टू लाइन दिमाग में बिठा लेते, रट लेते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या, रट्टा अधिगम या रोट लर्निंग, इसी चीज़ को हम कहते हैं। ठीक है, तो भाई इसके एकदम अगेंस्ट रहा है। अभी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको मैं जब आपको पढ़ाऊंगी आगे, तो वहाँ पर मैं बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया। तो ये रोट लर्निंग के एकदम अगेंस्ट था, लेकिन ये किसके बारे में बात करता है, तो भाई ये रचनावाद के ऊपर बल देता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के ऊपर बल देते हैं, रचनावाद के
ऊपर जोर देते हैं कि भाई ज्ञान के निर्माण किया जाए, ओके, ना कि रोट लर्निंग करी जाए। ओके, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां से पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए भाई, किसी तरह का कोई डाउट यहां तक नहीं होगा ना? अगला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 की थीम क्या रही है, देन आंसर क्या होगा? प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 की थीम क्या रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्लीज जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग सीमा, बोलो भाई। तो एनसीएफ 2005 की जो थीम रही है वो लर्निंग विदाउट बर्डन ही थी, शिक्षा बिना बोझ के। अब ये बोझ कौन से वाले बोझ के बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर वो जो भारी बैग का बोझ हुआ करता था, ठीक है, जो मेंटली फिजिकली दोनों तरह का प्रेशर होता था बच्चों के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट रहे कि भाई शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, चाहे वो चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो। भारी भारी बैग्स बच्चे लेकर के जा रहे हैं, ओके, ऐसा हैक्टिक शेड्यूल बना लेते थे जहां पर सारी बुक्स वो भर के बच्चा बेचारा लेकर के जा रहा है। हाँ, तो ये थीम रहा है इसका एनसीएफ 2005 का, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये चीज़ पूछ ली जाती है तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए, तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब मेंशन कर दिए मैंने, इनसे बाहर क्वेश्चन एनसीएफ 2005 का कतई नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना आए। ठीक है, बस आपको घूम नहीं जाना है, हल्का सा एग्जाम ने घुमाया और आप घूम गए, तो वो चीज नहीं करनी है। ओके, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत मीन्स 5 गाइडलाइंस हैं इसकी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइडलाइन से क्वेश्चन ये इस तरह से पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत में आता है, या निम्न में से कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत में नहीं आता है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको ये गाइडलाइंस 5 पता होनी जरूरी है। ठीक है, और हाँ, 1:30 बजे हम एमसीक्यूज भी करेंगे टेक्स्ट बुक के ऐप पे, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कोई भी किसी तरह का गलत होना चाहिए। ओके, चलो आ जाओ, तो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। पहला जो गाइडलाइन है, शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो भाई एजुकेशन है हमारी, वो ऐसी होनी चाहिए जो रियल लाइफ के साथ में कनेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड ना रह जाए। ओके, तो भाई कोई चीज़ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको रियल लाइफ के साथ में एग्जाम्पल दे करके आप पढ़ाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, है ना। जब आप भी टीचर बन जाएंगे ना, तो आपको भी इसी तरह से पढ़ाना है कि आप लोग बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाएं। ओके, रियल लाइफ के साथ में हमेशा कनेक्ट करके ज़रूर पढ़ाएं। अरे भाई, तुम लोग मौजूद हो क्लास में कि नहीं हो? मतलब क्या मैं कथा बाँच रही हूँ जो एकदम ऐसे हैं सुन रहे हो? मैं तुम्हें कौन सी रामायण कौन सी कथा सुना रही हूँ भाई? एकदम शांत हो। आप देखो, एक जी आया है केवल। हाँ, तो थोड़ा क्लास को लाइव लगाओ, तो एटलीस्ट बोलते रहो, हाँ वहाँ करते रहो, कुछ है हाथ वाथ नहीं घिसेंगे भैया। ठीक है। तो स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब यही हो गया कि रियल लाइफ के साथ में उसको कनेक्ट करिए, जो भी नॉलेज है। दूसरी जो गाइडलाइन है वो कौन सी गाइडलाइन है? शिक्षा को रोट लर्निंग से आप एकदम मुक्त करिए। युक्त नहीं है? अच्छा, सुन रही हो, ठीक है। सुन रही हो ना, तो प्रसाद जरूर लेकर के जाना बाद में, ठीक है। बढ़िया, मैं पंचामृत और वो रामदाना बांटूंगी, ठीक है। ठीक है नीरज, आ जाओ। हाँ, तो भाई रोट लर्निंग से मुक्त करना है शिक्षा को, मीन्स रटने के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है तो बच्चे के ज्ञान के निर्माण के ऊपर हमको ध्यान देना है, नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमको फोकस करना है। अगला जो तीसरा आपका गाइडलाइन है वो क्या है, वो देख लो आकर के। भाई ऐसा ना हो कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक ही रह जाए। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा किताबी कीड़ा बन करके रह जाए, है ना। उसको बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि हम लोग को नहीं, मैं तो मतलब अच्छा ज्ञान, अक्षर सुनते रहो।
मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पर बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने फिजिक्स भाई पढ़ रखी होगी, है ना, पढ़ी होगी, आई गेस साइंस वाले बच्चे होंगे यहाँ पर, तो लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है बल्ब कैसे मतलब बल्ब कैसे चेंज करना है, मे बी वॉइस को पता हो। ओके ठीक है नेहा, या पंखे को कैसे ठीक करना है, नॉर्मली इन जनरली हम मतलब हल्का फुल्का भी फॉल्ट तो नहीं उसको कर पा रहे हैं। ओके फिजिक्स को डेली लाइफ में हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बस हमने पढ़ लिया है, डिग्री हमारे पास में है, और भाई ग्रेजुएशन में हमारे फिजिक्स में नंबर भी बहुत बढ़िया आ रखे हैं। ओके तो ये हकीकत है हमारे शिक्षा के साथ में। तो भाई शिक्षा ऐसी बिल्कुल नहीं है कि बच्चा किताबी कीड़ा रह जाए, केवल पुस्तकों तक ही सीमित रहे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके अगली जो गाइडलाइन है वो आपकी कहती है कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए और क्लास को एक्टिविटीज के साथ में जोड़ा जाए। अच्छा सिद्धि को पता है, मैं आती हूँ सीखने के लिए, है ना। हाँ तो परीक्षा प्रणाली को फ्लेक्सिबल बनाया जाए और क्लास को गतिविधियों यानी कि एक्टिविटीज के साथ में जोड़ा जाए। भाई जो एग्जाम सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं एकदम पेपर आ रहे हैं एकदम बच्चा रात भर सो नहीं पा रहा है। हम लोग के साथ में भी यही हुआ करता था उस टाइम पे, एकदम मतलब डर बना हुआ है एग्जाम का, सुबह तक नींद नहीं आ रही है, रात में सपने आ जा रहे हैं कि भाई पेपर हमारा छूट गया है। तो आपके जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए और क्लास को एक्टिविटीज़ के साथ में जोड़ा जाए, गतिविधियों के साथ में जोड़ा जाए, तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। कहाँ पर ये गाइडलाइन में बात करी गई है। खुश रहो सूरज, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सेशन को लाइक ज़रूर कर दो, है ना। चलो अगली जो गाइडलाइन है 5th नंबर गाइडलाइन है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रहित का माहौल बनाया जाए। मीन्स ऐसी एजुकेशन हो जो हमारे अंदर देशभक्ति को पैदा करे, हम अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोच सके, तो इस तरह की एजुकेशन हमारी होनी चाहिए। कहाँ पर, एनसीईआर 2005 ऐसी बात करता है, ठीक है। तो राष्ट्रहित, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ तो शिक्षा के द्वारा राष्ट्र हित का माहौल बनाया जाए, ठीक है। ये पांचों गाइडलाइन आपको क्लियर हैं। पहली कौन सी है, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, दूसरी है रोट लर्निंग से फ्री करना, तीसरी है कि भाई केवल बुक्स तक ना रह जाए, फोर्थ है आपके एग्जाम सिस्टम को फ्लेक्सिबल किया जाए, एक्टिविटीज के साथ में जोड़ा जाए। ओके हाँ ठीक है। 5th नंबर क्या है, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रहित का माहौल बनाया जाए। नहीं तुम मेरे घर मत आओ भाई, बल्ब चेंज करना ऑलरेडी है उधर, और मुझे भी आता है चेंज करना बाय द वे। ठीक है अब हम पॉइंट्स के पास में वापस आते हैं और इनको हम डिस्कस करते हैं। ओके तो अगला पॉइंट आप देखो, ये पांचों हमने गाइडलाइन में डिस्कस किए हैं, अब हम पांचों को उनको आप हटा दो, अभी इसको मत ऐड कर देना 5वीं 6ठी गाइडलाइन में, वहां पर तुम उसको ऐड कर दो, ये काम नहीं करना। अभी एक और अगला पॉइंट आपका आता है कि भाई कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। मीन्स जो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है वो लर्निंग को इंडिकेट नहीं कर रही है। तो क्लास में इंटरैक्शन होते रहना बहुत ज़रूरी है, बातचीत होते रहना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करते रहो, बच्चों के बीच में इंटरैक्शन होता रहे, टीचर और बच्चों के साथ में इंटरैक्शन होता रहे, है ना, ग्रुप लर्निंग होती रहे, कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव, इन लर्निंग्स के ऊपर फोकस करें क्योंकि इनसे बच्चों में बहुत सी स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है। तो भाई एकदम सन्नाटा ये नहीं दिखाता है कि बच्चे सब सीख रहे हैं, वो बस आपको देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, वो नकल टीप रहे हैं और वो कॉपी लेकर के घर जाते हैं, उसके बाद में समाप्त, खत्म, है ना। फिर उसके बाद नहीं बच्चे क्या हो रहा है कि कल क्या पढ़ाया गया है, खत्म हो गया फिर वो। ओके तो ये कुछ चीज़ें थी आपको याद रहेंगी। यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई डाउट है देन प्लीज आस्क, जल्दी से प्लीज आस्क जल्दी से, फिर हम आगे चलें। चल ही लेती हूँ मैं आगे, ठीक है। आइए तो अगले कुछ हम पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है एनसीईआर 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग अपने नेचर में सक्रिय और सामाजिक है।
एक्टिव एंड सोशल है, ठीक है। लर्निंग को एक्टिव और सोशल बोला गया है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। और अच्छा, ये किस फ्रेम में बात होती है, आंसर करो। एक्टिव एंड सोशल ये कौन से फ्रेम में बात होती है? संज्ञानात्मक सिद्धांत में बात होती है, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ऐसी बात होती है, या व्यवहारवादी ऐसी बात करते हैं? कौन बात करता है कि लर्निंग एक्टिव एंड सोशल है? आंसर कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का। चलिए, बोलिए भाई, बोलिए। कौन कहता है कि लर्निंग एक्टिव एंड सोशल है? अब देखो, लर्निंग एक्टिव कैसे है? हम भाई प्रॉपर इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, है ना, हम एक्टिविटीज करके बच्चे को, सामाजिक सांस्कृतिक, राइट, जो वाइगॉत्स्की जिसमें आपके आते हैं, वाइगॉत्स्की ने ही बोला है कि भाई एक्टिव एंड सोशल है, क्योंकि एक्टिव होकर के ज्ञान का निर्माण करेंगे और लोगों के साथ में इंटरैक्शन, यानी कि हम अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए ये एक्टिव एंड सोशल है। और एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग इन नेचर, एक्टिव एंड सोशल, लर्निंग का अर्थ पूछेगा, देन चेंज इन बिहेवियर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ओके। चलिए, आइए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। देखिए आकर क्या, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ है बच्चों की आवाज़ों या उनके अनुभवों को वरीयता देना। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया भैया? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, यही तो मतलब हुआ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा। अब आप समझिए आकर के, जहां पर एजुकेशन बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो, वही बाल केंद्रित शिक्षा है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमको ये ध्यान देना है कि जो बच्चे अपने एक्सपीरियंस, अपने इन्वायरमेंट से लेकर के आते हैं, अपने आसपास के परिवेश से लेकर के आते हैं, हमें उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको हमें सुनना चाहिए और प्राथमिकता देनी चाहिए। उस चीज़ को डिस्करेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि इग्नोर कर दो, नहीं हमको सुनना ही नहीं है, जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता है, साइड बैठो जा करके, ठीक है। ये हरकतें बिल्कुल भी टीचर को नहीं करनी है, ओके। तो भाई बच्चों को एक्सपीरियंस, उनकी आवाज़ को हमें प्रायोरिटी देना है, अगर वो बच्चे कुछ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं तो यही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ, किसके अकॉर्डिंग? आपके एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस 1:30 बजे मैं थोड़े से घुमा करके लेकर के आऊँगी, थोड़ी ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, इसलिए समझ करके आप पढ़ लीजिए। गुड मॉर्निंग रिशु, ठीक है, आइए। तो भी एनसीएफ 2005 मातृभाषा के द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का वादा करता है। बेसिकली जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होगी वो उनकी मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में होगी। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा कि भाई बच्चा अंग्रेजी में ही बोले, या जो लैंग्वेज आपके स्कूल में चल रही है बच्चा उसी में सीखे। तो ऐसा बिल्कुल भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, किसी तरह का दबाव नहीं होगा। जो भी बच्चे की मातृभाषा है बच्चे को उसी लैंग्वेज में सिखाई जाएगी, उसकी प्राइमरी एजुकेशन। इससे क्या होगा? इससे लर्निंग नेचुरल होती है। अब मान लीजिए कि हम तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर आम कहा जाता है, कबूतर है, कौवा है। अब बच्चा स्कूल गया, ठीक है श्रीराम, ओके, बोथ लैंग्वेज में रहेंगे। बच्चा स्कूल गया, वहां पर क्या उसको मैंगो पढ़ा रहे हो, बच्चा कंफ्यूज, भाई मैंगो ये क्या होता है? बच्चा कंफ्यूज, ये कौवा पर अभी तक सुना था, वो क्रो पढ़ा दे रहे हो, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है भाई, है ना। वहाँ पिजन पढ़ाई दे रहे हो कबूतर को, बच्चे ने तो कुछ और ही देखा हुआ था, कुछ और ही सुना हुआ था, तो वो कंफ्यूज होगा। तो शुरुआत में उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसी में एजुकेशन देनी है। प्राइमरी लेवल के बाद में आप वहाँ पर त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाने की बात करता है। त्रिभाषा फॉर्मूले में क्या होता है? पहली जो लैंग्वेज होगी वो मातृभाषा होगी, दूसरी जो लैंग्वेज आपकी होगी वो हिंदी होगी, और तीसरी जो आपकी लैंग्वेज होगी वो कोई भी विदेशी भाषा, या आप इंग्लिश मानकर चलिए, ठीक है, वो होगी अंग्रेजी, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज, ये त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाने की बात
करता है। हाँ लिजर्ड वहाँ पढ़ा दे रहा है, छिपकली विपकली, भैया मम्मी तो छिपकली कहती थी, गुरुजी कुछ और ही बता दे रहे हैं, है ना। और घर वाले भी बड़े खुश होते हैं जब बच्चा सीख करके आता है माय नेम इज फलाना। शुरुआत में बच्चे के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं हमको डालना है जिससे कि बच्चे के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, बच्चा सीखने में उसको प्रॉब्लम हो, राइट। किसी तरह का कोई फोर्स नहीं करना है हमको, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए आकर के, एनसीएफ 2005 पास और फेल के अगेंस्ट है। मतलब जो 33% के ऊपर आप पास होते थे, 34% के ऊपर आप 33% से जब आप नीचे जाएं तो आप फेल हो जाते हो, तो इस चीज के एकदम अगेंस्ट है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। भाई ये ग्रेडिंग मेथड को अपनाने के ऊपर जोर देते हैं, A+, B+, A B है ना, D, तो इस चीज को अपनाने के ऊपर जोर देते हैं, ओके। तो किसी तरह का कोई अगर आपको डाउट है देन प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लीजिए जल्दी से। चलिए अगर किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज आस्क। चलिए ठीक है, क्लियर है। हाँ वो अलग बात हो गई कि भाई कोई फेल ही नहीं किया जाएगा, है ना, आरटी एक्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगी वो चीज भी, ठीक है। चलो तो यहां तक आई गेस क्लियर हो गया होगा सभी को, ओके। आइए तो भाई एनसीएफ 2005 सत्र के अंत में होने वाली एकमात्र परीक्षा समेटिव असेसमेंट के अगेंस्ट है। समेटिव असेसमेंट का मतलब है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट को असेस करें, बच्चा पास हुआ या बच्चा फेल हुआ, इस चीज जो नहीं लास्ट में एनुअल एग्जाम आपके होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो सब इसी में आते हैं, आपके समेटिव में ही आते हैं, तो इस चीज के अगेंस्ट है। समेटिव नहीं, आप सीसीई को फॉलो करो, सतत और व्यापक मूल्यांकन अपनाने के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि सीसीई में दोनों आपके आ जाते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों होते हैं। फॉर्मेटिव 40% और समेटिव आपका 60% होता है, ठीक है। तो भाई सॉरी सीसीई का मतलब आपकी सीधी सी बात हो गई। आप ध्यान से देखिएगा, सीसीई में क्या होगा कि आपका कंस्ट्रक्टिव मतलब कि फॉर्मेटिव मींस लगातार आकलन किया जाए, ठीक है, और लगातार के साथ में हर एक पक्ष का आकलन किया जाए, ओके, हर एक पक्ष का आकलन किया जाए, ठीक है। तो ये चीज आप मैं लिखा दूंगी अभी, ठीक है, श्रीराम उसको भी लिखा दूंगी ग्रेड वाला। गुड मॉर्निंग अपर्णा। हाँ तो ये चीज के ऊपर ये फोकस करते हैं कि बच्चे का लगातार मतलब लाइक असाइनमेंट दो, प्रोजेक्ट दो, क्विज कराओ, टेस्ट ले लो उसको, है ना, तो कंटिन्यूस उससे हमें बच्चे की जो कमियां हैं उनके बारे में हमको पता होते रहेगा, है ना, कहाँ पर किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, कौन से एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर वो वीक है, तो इस चीज को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। और हर एक एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जो पढ़ाई से जुड़े क्षेत्र हैं वो भी, और जो नॉन टीचिंग लाइक खेल कूद हो गया या उसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ये भी एस्पेक्ट, तो इन सब के ऊपर आपको फोकस करना है कि भाई बच्चा किस तरह से डेवलप हो रहा है, उसको कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब, ताकि हम उन सबको ठीक कर सकें। अगर हम समेटिव करेंगे तो बाद में हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन फॉर्मेटिव अगर हम करेंगे तो भी बच्चे की कमी का हम पता लगा सकते हैं, उन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, ओके। तो भाई इसमें किसी तरह का कोई डाउट अगर हुआ हो तो पूछ लो जल्दी से मुझसे। किसी तरह का कोई डाउट? योगा देखो, मिड टर्म को भी हम समेटिव के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, लाइक हाफ ईयरली एग्जाम, और जो एनुअल एग्जाम एक आपका होता है वो दोनों आपके आ जाते हैं किसमें, समेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। या अगर हम सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो वो भी आपका समेटिव में आ जाता है। लेकिन अगर हम फॉर्मेटिव के एग्जाम्पल्स के ऊपर जाए तो फॉर्मेटिव में लगातार जैसे कि असाइनमेंट देना हो गया बच्चे को, ठीक है, या प्रोजेक्ट बच्चे को दे दिया गया, या उसका क्लास वर्क, होमवर्क, या क्विज हमने करा दी, या लेसन के एंड में हमने एमसीक्यूज करा दिए, ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी फॉर्मेटिव में आ जाती हैं।
समेटिव में क्या, कोई ऐसी चीज जो सॉरी बच्चे ने जितना सीखा है उन सब को जो कवर करके लास्ट में हम लेते हैं एक सत्र के बाद में, वो आपके समेटिव में आता है। वाइवा वगैरह भी समेटिव में ही आ जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि भाई जो होमवर्क है, देखो एक सेकेंड रुको। एनसीएफ 2005 होमवर्क के एकदम अगेंस्ट है ना। ये भाई कक्षा 2 तक किसी भी गृह कार्य की बात नहीं करते हैं कि क्लास 2 तक नो होमवर्क। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, केवीएस में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। क्लास 2 तक समझ में आ रहा है सबको? लिख लेना अगर कोई भी पॉइंट आपका छूट रहा है तो। हाँ, क्लास 2 तक किसी तरह का कोई होमवर्क नहीं, लेकिन कक्षा 3 से 5 क्लास 3rd to 5th में आप सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क दे सकते हैं। ठीक है, एक हफ्ते में 2 घंटे का, बहुत नहीं कि बच्चा सिर्फ जाकर के घर के बाद में इसी में लगा हुआ है। ठीक है, और 6 to अगर हम 8 के बारे में बात करें तो भाई सप्ताह में 5 से 6 घंटे। ओके, इतना आप होमवर्क उसको दे सकते हैं। अब अगर हम यहीं पे बात करें लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा के बारे में, तो भाई क्लास 2 तक किसी भी तरह का रिटन टेस्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। कक्षा 2 तक नो रिटन एग्जाम, या तो आप ओरल एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है, या तो आप एक्टिविटीज बेस्ड एग्जाम ले सकते हैं, इसके बाद में आप एग्जाम ले सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया तो एक बार जरा सा आप हाँ कर दीजिए सभी लोग, है ना, यस कर दो एक बार। मैम अगर बच्चे को नहीं आता है तो फिर क्या होगा, क्लास में आगे जाएगा या नहीं जाएगा? भाई आरटी एक्ट ने तो पूरी व्यवस्था करी है कि बच्चे को आगे 1 to 8 तक बच्चे को फेल ही नहीं करना है, उसको आगे बढ़ाओ, है ना, उन्होंने बोला हुआ है ये बात। ठीक है, बच्चे को फेल नहीं करना है। चलिए, ओके ग्रेट। आइए अगले कुछ पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 4 एरियाज के ऊपर 4 एरियाज के ऊपर ये फोकस करता है। अब देखो, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक पर एक सुपर कोचिंग का ऑप्शन है जो बिल्कुल आपका लाइव क्लासेस, पेड क्लासेस, कंप्लीट बैच कोर्स सीटेट के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए है, तो आप लोग मोनिका 20 कोड को यूज़ करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसको, जिससे आपको 20% ऑफ मिलता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे मिलिएगा। नीरज है, इन चीज़ों को हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन अब जो आपकी पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं वो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है, अच्छा कौन मुझे बताएगा कि, छोड़ो मैं अगली क्लास में पूछूंगी, अभी मैं छोड़ देती हूँ उस चीज़ को। बेटा नींव कमज़ोर है लेकिन स्टिल उसको फेल करने की कोई बात नहीं करी गई है, क्योंकि मेंटली प्रेशर आता है और बच्चा फिर पीछे रह जाता है, तो ऐसी ये बात बोली गई है। ओके, एजुकेशन सिस्टम में कई सारी ऐसी खामियां हैं, लेकिन अब जो हम उनके अगेंस्ट या हम उनको चेंज तो नहीं कर देंगे, है ना। बच्चे की बिल्कुल पिटाई नहीं होना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करी गई है, लेकिन हम इनको चेंज नहीं कर सकते ना। ओके, आइए, तो भाई पहला जो एरिया है वो है आपका काम। काम का मतलब है कि एक्टिविटीज़, ठीक है, जो आपकी लर्निंग होगी, जो शिक्षा होगी, वो क्रिया एवं प्रयोग पर आधारित होगी। अब क्रिया और प्रयोग के बारे में अगर हम बात करें, मीन्स एक्टिव होना चाहिए बच्चा और एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होनी चाहिए, एजुकेशन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होनी चाहिए, सिर्फ बुक्स टू बुक्स पर नहीं रहना है बच्चे को। ओके, कि आप सिर्फ बुक्स तक ही आप रह जाएं। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही बात करें नीरज, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। अगली क्लास में तो आरटी एक्ट आएगा, उसके बाद में आएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं पढ़ाऊंगी, आप उसको भी पढ़िएगा आकर के, ठीक है। हाँ, तो भाई काम यानी कि शिक्षा एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होनी चाहिए, ताकि बच्चे की लर्निंग कैसी हो, स्वाभाविक हो, और उसके जो ज्ञान है वो स्थायी हो, परमानेंट हो सके। ओके, आइए
दूसरा जो एरिया है वो कला। कला का मतलब है कि जो भी अदर आर्ट्स लाइक डांसिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, है ना, एक्टिंग हो गई, इन सब को भी बच्चों को सिखाया जाए। तीसरा जो एरिया है फोकस करने के लिए वो है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, यानी कि बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी भाई फोकस किया जाए और साथ ही साथ बच्चे की फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए। तो भाई इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मिड डे मील योजना आपकी शुरू करी गई। आप आंसर कीजिए, मिड डे मील योजना कब आई? चलिए, गुड अनीता, वेरी गुड। मिड डे मील योजना कब आई, प्लीज आंसर कीजिए जल्दी से, मैं देख रही हूँ। NEP है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, सॉरी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आपकी आई है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, 1995, ओके, वेरी गुड। तो 1995 में आपका आता है मिड डे मील। सबसे पहले शुरू हुआ कहाँ पर? आपका ये तमिलनाडु में, ओके। अब इसका नाम 2021 में चेंज हुआ था, अक्टूबर 2021 के साइड में। तो इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम अब जो है वो है क्या, सॉरी, PM पोषण योजना, ठीक है। अब नाम चेंज है इसका, PM पोषण योजना, ठीक है। चलिए बेटा, दिव्यांश क्लास का जो टाइम है वो सुबह 10 से 11 है आपका थ्योरी क्लासेस टेक्स्ट बुक टीचिंग इस यूट्यूब चैनल पर, और 1:30 बजे मैं आपको MCQs इसी टॉपिक पे कराऊंगी टेक्स्ट बुक के ऐप पे, ठीक है। सीटेट और स्टेटेट के गोल को ऐड कर लेना, वहां पर आपको मिलेंगे इसी के MCQs, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हम बात करते हैं अगले फोर्थ एरिया के पास में। तो फोर्थ एरिया आपका कौन सा है? शांति। शांति के ऊपर भी ये बात करते हैं भाई, विश्व भर में बढ़ती हुई हिंसा और असहिष्णुता को देखते हुए, मतलब इतनी सारी वॉयलेंस वगैरह महिलाओं के प्रति बढ़ रही है ना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता हुई भाई, पीस, है ना। तो इसे भी करिकुलम में ऐड करने के बारे में बात करी गई। अरे सूरज बेटा, अब मैं उस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं हूँ नहीं अब वहाँ पे, है ना। तो उसके लिए मैं सच में माफ़ी चाहूँगी, ओके। तो माफ़ कीजिएगा मुझको, और मेरे हाथ में जो भी चीज़ें थी वो मैंने अब तक करी, और ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी आपको क्या ही बोलूँ। चलो, तो NCF 2005 एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है, मींस गतिविधि आधारित शिक्षण का समर्थन करते हैं कि भाई जो भी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाए वो सब करके सिखाई जाए, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को करके सीखते हैं वो चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में चेंज हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमने किसी रेसिपी को देखा यूट्यूब पे, वो रेसिपी देखी तो वो चीज़ अब दिमाग में है, पहली बार बनाएंगे तो खराब या अजीब सी हो जाएगी, ठीक है। नहीं दिव्यांश, मेरी कोई क्लासेस नहीं होती हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम किसी चीज़ को वहीं करके सिखाएंगे, उसी रेसिपी को अगर हम बना लेंगे तो वो हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, इवन जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और बेटर ही होगा, राइट, ठीक है। तो इसलिए जब कभी भी हम बच्चे को सिखाएंगे तो भाई लर्निंग बाय डूइंग आपका चलेगा, और ये चीज़ क्या करेगी, इस चीज़ को एक्सपीरियंस मतलब चेंज कर देगी हमारे एक्सपीरियंस में, जो कि परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला पॉइंट आपका है NCF 2005 बच्चे के पूर्व ज्ञान को बहुत महत्व देता है। पूर्व ज्ञान को महत्व देने का मतलब है कि जो बच्चा अपना प्रायर नॉलेज, प्रायर कॉन्सेप्ट अपने परिवेश से लेकर के आता है, ठीक है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस जैसे देता है, ओके। क्यों देता है? क्योंकि जब कभी भी हम बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान के साथ में जोड़ करके पढ़ाते हैं तो इससे जो ज्ञान होता है बच्चे का वो स्थायी हो जाता है, वो परमानेंट हो जाता है,
ठीक है। तो भाई इसलिए एनसीईआरटी 2005 बच्चे के प्रायर नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब छोटा बच्चा अगर है तो हमने क्या किया, अगर हमको बच्चे को का सिखाना है तो बच्चे को हम कबूतर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वो उसने पहले से देखा हुआ है। तो जब हम जोड़ेंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूर्व ज्ञान के साथ में हम जोड़ने की बात करते हैं। देखिए ये जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेडागोजी भी इसी पर बेस्ड आपकी बन जाती है ना। हाँ चलो, तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई। मैं देख पा रही हूँ सभी लोगों ने लाइक नहीं किया और शेयर भी नहीं आप लोग कर रहे हो। चलिए, तो लास्ट कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिद्धांत रटवाना नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना है। मीन्स जब हम बच्चे को ईवीएस पढ़ाते हैं या हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बच्चे को हम रटवा दे रहे हैं, ये चीज़ें हमने याद करा दी, यहाँ ये चीज़ है वो याद करा दिया, वो चीज़ नहीं। हम बच्चे को एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव बनाएं, अपने पर्यावरण को संरक्षण के ऊपर हम जोर दें, उसको अवेयर करें कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं। तो इसलिए हम बच्चे को ईवीएस पढ़ाते हैं, पर्यावरण संरक्षण है ना पर जोर देना, ये मेन पर्पस है हमको उसको पढ़ाने का। ओके, आइए बेटा, विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य फॉर्मूले रटवाना नहीं है, बल्कि विज्ञान को बच्चे के दैनिक जीवन के साथ में जोड़ना है, डेली लाइफ के साथ में बच्चे को साइंस हमें पढ़ानी है। हम कितने सारे चीज़ें देखते हैं डेली लाइफ में जो साइंस से ही रिलेट करती हुई हैं। ठीक है, मैं बैक कर देती हूँ। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, लाइक क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कोई चीज़ ऊपर जा रही तो वो नीचे आ रही है, रिलेट करके पढ़ाओ। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, घर्षण बल हो गया, जैसे कि हम चल रहे हैं फर्श के ऊपर, है ना, तो हम मॉल में चलते हैं तो भाई क्यों स्लिप होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो जाता है ना, स्लिपरी हो जाता है हमारा। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, हमेशा उनको रिलेट करके पढ़ाइए आप। ओके, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अभी ग्रुप वगैरह पे कोई वो नहीं है, मैं आपको बता दूंगी जब भी ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो दिव्यांश। ओके, आइए। हाँ, तो विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य फॉर्मूले रटवाना नहीं है, बल्कि डेली लाइफ के साथ में साइंस को जोड़ना है। क्या हुआ, नेट का इशू हो रहा है क्या? आइए, अगला पॉइंट है, अब हम लोग नहीं मैथ वगैरह पढ़ते हैं कि क्या नीड है या ब्याज वगैरह पढ़ाने को, लैम्डा पढ़ा रहे हैं, थीटा पढ़ा रहे हैं, कॉस वगैरह, त्रिकोणमिति, क्या ज़रूरत है बेटा? जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं हमारा दिमाग काम करता है, और जब हमारा दिमाग काम करता है तो हमारा दिमाग अलग स्तर पर काम करता है, हमारे अंदर डेवलप हो, मैथ को सीखने से हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें डेवलप होती, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, थिंकिंग हो गया, लॉजिक लगाना हो गया। बेसिकली हमारी जो क्षमता है, गणितीकरण की जो क्षमता है, तर्क की जो क्षमता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है, वो डेवलप होती है। इसलिए मैथ को भी बच्चे को डेली लाइफ के साथ में जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए, क्या आपको वो सभी पॉइंट समझ में आए हैं? प्लीज हाँ या ना करिए, जल्दी से बता दो। सबकी कमेंट में देख रही हूँ। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? एक बार जरा सा बोल दो भाई। चलो ठीक है, तो एक बार ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर भी फोकस कर लेते हैं भाई। जो ग्रेड हमको मिलते हैं वो एक सेकेंड, ठीक है, A+ है ना, 90 to 100 परसेंटाइल। ओके, जब ये है A किसको मिलेगा, जब ये बच्चा 85 to 89 के बीच में है। ठीक है, ये परसेंटाइल के बारे में बात हो रही है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जब कभी भी KVS या DSSB के एग्जाम होते हैं वहाँ पर, KVS में एक बार पूछा गया है ये। अगर हम इसके बारे में बात करें, क्या कहते हैं, इन केस अगर हम जाएं
किसके पास में, हम जाते हैं बी प्लस के पास में, देन बी प्लस आपका हो जाता है कितने से कितने, कौन, अब तो सबको पता ही हो ही गया होगा, अब कौन बताएगा, जल्दी से बता दो एक बारी, चलो 80 to 84, ठीक है। तो हम कुछ इसी तरह से जाते हैं, ए है ना, बी प्लस, फिर बी हम जाएंगे, फिर हम सी प्लस जाएंगे, फिर हम सी जाएंगे, हम डी प्लस जाएंगे, फिर हम डी जाएंगे, है ना, ई, और फिर एफ, तो ये तो फेल ही हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ हमारा ग्रेडियंट सिस्टम वर्क करता है और इसमें आप माइनस करते करते आ जाइएगा। तो अब एक बार जल्दी से बता दीजिए कि आप सबको क्लियर हो गया। गुड मॉर्निंग सूचना, सब लेट आ जाते तुम लोग, है ना, टाइम से नहीं आते हो, ठीक है, ओके ओके, पीछे का छूट गया, हाँ पूजा 10 बजे प्लीज टाइम से आया करो। अच्छा एक चीज बताओ कि अभी तक जितनी थ्योरी हुई है उनके एमसीक्यूज आपने किए हैं, है ना, राइट, लेकिन एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये चीज हो रही है कि थ्योरी पढ़ने के बाद में एमसीक्यूज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन है ऐसा महापुरुष, बोलो, सामने आओ एक बार जरा सा। टाइम नहीं पता, कोई बात नहीं, टाइम है 10 बजे सुबह और 10 से 11 थ्योरी क्लासेस यहाँ पर, और इसी पर प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट बुक के ऐप पर आइएगा, एमसीक्यूज करेंगे लाइव क्लास। रिंकेश को ये प्रॉब्लम है, ज्ञानाक्षा को भी ये प्रॉब्लम है, पूजा को भी ये प्रॉब्लम है, और कोई ऐसा, फरजाना को भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, एमसीक्यूज करो, बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज, मतलब सबको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो अब मैं एक काम करती हूँ, कुछ और आपको टॉपिक कवर कराने के बाद में मैं आपकी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ओके। मैं कुछ, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि अभी कुछ टॉपिक और आपको कराने के बाद में हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो वहाँ आधे घंटे की क्लास होती तो बहुत क्वेश्चंस आपको नहीं करा पाती हूँ, अब मैं प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करूँगी, तो प्रैक्टिस जब हम करेंगे ना और समझाते हुए प्रैक्टिस कराऊँगी, ठीक है, तो उससे चीज़ें इम्प्रूव होंगी आपकी। एक भी एमसीक्यू नहीं किया है, 1:30 बजे आओ एमसीक्यूज करवा करके। हाँ, टेक्स्ट बुक ऐप आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है, ओके। एमसीक्यूज के लिए फरजाना आप 1:30 बजे मुझे क्लास में मिलो टेक्स्ट बुक के ऐप पे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ भी एक सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करूँगी जो कि प्रैक्टिस सीरीज़ होगी, जहाँ से काफ़ी इम्प्रूव होंगी आपकी सभी चीज़ें, आपकी पूरी प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगी ये कि भाई आप सभी लोग अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं देन प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को, ताकि आप लोग वहाँ पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ में जुड़ करके आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें अपने किस एग्ज़ाम की, सीटेट और स्टेट टेट की। बाकी जब कभी भी आप सुपर कोचिंग को परचेज करेंगे देन आप लोग यूज़ कीजिएगा मोनिका 20, ये कोड आपको ऐसे ही लगाना है जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, ठीक है, ओके डन। यहाँ पर भी स्टार्ट करूंगी ज्ञानाक्षा, डोंट वरी, यहाँ पर भी मैं कराऊंगी। दिव्यांश प्रीवियस ईयर पेपर मैं स्टार्ट करूंगी, बस 1-2 टॉपिक और आपको करा दूं, देन प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करूंगी, ठीक है। बस आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ में 10 बजे सुबह टेक्स्ट बुक के चैनल पे, ठीक है, टेक्स्ट बुक टीचिंग चैनल इस वाले पे, और साथ ही साथ आपके ऐप पे, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे, ओके। मुमताज़ हम हैं, हाँ बढ़िया है, तो 1:30 बजे मिले अगली क्लास में, मैम यही लिया करो, हाँ ठीक है, वो चीज़ें मैं देख लूँगी, सॉर्ट आउट कर लूँगी, ओके रमेश, चलिए ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए, और फिर हम लोग मिलते हैं 1:30 PM ऑन टेक्स्ट बुक ऐप पे, आप लोग आइएगा लाइव क्लास में, ओके। आपको कोर्स लेना है सूरज टेक्स्ट बुक पे, तो कुछ नहीं करना है, आप सुपर कोचिंग के ऑप्शन पे जाना, वहाँ पर आपके सामने पे का नहीं, कुछ मंथ को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा सामने, ठीक है, उस पर आप टैप करना, जितने मंथ का लेना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कूपन कोड में मोनिका 20 आप लिख दीजिएगा, MONIKA 20, उसको अप्लाई कर देना,
और उसके बाद में परचेज कर लेना, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की आपको समस्या आती है देन आप लोग तो मेरे कांटेक्ट में हो ही, मुझे आप बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही, फेस हो रही कि आप ले नहीं पा रहे हैं या परचेज नहीं कर पा रहे हैं, देन मुझे आप बता देना, ठीक है। आप सब हो ही मेरे कांटेक्ट में, ओके। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, 1:30 बजे मुझे मिलिए आप लोग, ओके। फीस वो आप लोग देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक के उसमें जा कर के, ओके। सुपर कोचिंग वाले ऑप्शन पे जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने को, ओके। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके सिद्धि, बाय, थैंक यू।